नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 16 है और अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं वर्ष के का एमसीक्यू रेफरेंस के साथ। तो चैप्टर 5 चल रहा है और यदि आप एएन जेईई की तैयारी करते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। इसे डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। और ये एलडीसी क्रैकर हमारा अब लैपटॉप या डेस्कटॉप के वर्जन में भी आ गया है। यदि इसका वर्जन आपको चाहिए, लैपटॉप का वर्जन या डेस्कटॉप को, तो हमारा मोबाइल नंबर 9730808015 पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तब आपको ये लैपटॉप पर भी चलेगा और डेस्कटॉप पर भी, दोनों पर चलने लगेगा। फिलहाल ये एंड्रॉयड वर्जन का मैं बता रहा हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इस ऐप में मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सेट, एमसीक्यू, नोट्स सारे अवेलेबल हैं यहाँ। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पंप मोटर फ्लोर को HFL से कितना ऊपर रखना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। पंप मोटर फ्लोर शुड बी केप्ट हाउ मच एबव HFL। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वह 1 से 2 मीटर एभव रखना है HFL से, यानी 1 to 2 मीटर एभव फ्रॉम HFL। कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए, पहले HFL का फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों। HFL का फुल फॉर्म होता है हाई फ्लड लेवल, इसका फुल फॉर्म होता है हाई फ्लड लेवल, HFL का फुल फॉर्म होता है। और ये जो लिखा हुआ है हमारा पॉइंट 1 से 2 मीटर एभव होना चाहिए, वो कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, पारा नंबर 525 का पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। द पंप oblique motors floor shall always be kept 1 to 2 meter safety margin above HFL। क्लियर लिखा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा करा, फ्लड प्रोन एरिया में पंपिंग स्टेशन के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड इफ पंपिंग स्टेशन इज इन ए फ्लड प्रोन एरिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट होना चाहिए और ड्रेनेज अरेंजमेंट सही होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 525 का पॉइंट नंबर 1 है साइट एंड लोकेशन ऑफ द पंपिंग स्टेशन का पॉइंट पढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ साइट लाइज इन फ्लड प्रोन एरिया। ठीक है, यानी फ्लड प्रोन एरिया के लिए, केस के लिए डिस्कस हो रहा है। क्या कहता है इसमें? करा द पंपिंग स्टेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाई constructing a proper embankment along with the river and pump chamber and provided adequate drainage arrangement। तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट होना और ड्रेनेज अरेंजमेंट चाहिए। प्रश्न है, मेन पर्पस ऑफ ट्रैश रैक इज टू। हिंदी में समझते हैं इसको। ट्रैश रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, रिमूव फ्लोटिंग मैटर लाइक वुड एंड स्टोन्स। कहाँ लिखा हुआ है मैनुअल में? मैनुअल में लिखा हुआ है पारा नंबर 525 का पॉइंट नंबर 2 में ट्रैश रैक्स एंड स्क्रीन चैम्बर में पॉइंट कहता है, ए कोर्स स्क्रीन मे बी इंस्टॉल्ड टू रिमूव लार्ज मैटर लाइक फ्लोटिंग वुड और स्टोन फ्रॉम रा वाटर्स। तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या है, रिमूव करना है लार्ज मैटर्स को, जैसे फ्लोटिंग वुड्स हो गया, स्टोन्स हो गया, रा वाटर्स हो गया, फ्रॉम रा वाटर्स। तो हमारा आंसर क्लियर है, यहाँ पे 2 नंबर होगा। प्रश्न है, व्हाई इज क्रेन इंस्टॉल्ड इन स्क्रीन चैम्बर। हिंदी में समझते हैं इसको। स्क्रीन चैम्बर में क्रेन क्यों लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, फॉर लिफ्टिंग बिग ऑब्स्टेकल्स एंड मड ऑब्लिक सैंड। मतलब इनको लिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 525 का 2 नंबर में यहाँ ये स्क्रीन चैम्बर हमारा पॉइंट है और यहाँ से पढ़ते हैं इसको। ए क्रेन फॉर लिफ्टिंग बिग ऑब्स्टेकल्स एंड ए लिफ्टिंग डिवाइस फॉर रिमूविंग एक्यूमुलेटेड मड और सैंड फ्रॉम द बेसिन विल बी इंस्टॉल्ड। प्रश्न कह रहा है, विच पंप कैन बी यूज्ड इन रा वाटर इनटेक। हिंदी में समझते हैं इसको। रा वाटर इनटेक में कौन सा पंप उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा हमारा, वर्टिकल टरबाइन और सबमर्सिबल टरबाइन पंप का उपयोग करते हैं हम लोग रा वाटर इनटेक में। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 525 में पंपिंग अरेंजमेंट का टॉपिक में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में
पंप हाउस में पढ़ते हैं। कह रहा है इन रॉ वाटर इनटेक आइदर वर्टिकल टरबाइन पंप और अल्टरनेटिवली सबमर्ज्ड टरबाइन पंप कैन बी सिलेक्टेड, यानी दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। आइदर में दोनों में से कोई एक होता है, वर्टिकल टरबाइन पंप और अल्टरनेटली क्या है, सबमर्ज टरबाइन पंप। तो यही हमारा आंसर था कि वर्टिकल टरबाइन पंप या फिर सबमर्सिबल टरबाइन पंप का आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेन फंक्शन ऑफ वाटर सील अरेंजमेंट इज। हिंदी में समझते हैं इसको, वाटर सील अरेंजमेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कूलिंग, लुब्रिकेशन एंड फ्लशिंग इम्प्रूविटीज। तीनों ही हमारा सही आंसर है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पारा नंबर 525 में पॉइंट नंबर 4 है वाटर सील अरेंजमेंट का पॉइंट। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सील वाटर सर्विस 3 फंक्शन, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। कौन कौन है, कूलिंग द सील एक हो गया, एंड सॉफ्ट 2 हो गया, और तीसरा है लुब्रिकेशन द सील्स एंड फ्लशिंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द सिस्टम, यानी टोटल 3 है इसका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर लिखा हुआ है सील वाटर ऑफ सर्व्स 3 फंक्शंस, कूलिंग द सील एंड सॉफ्ट हमारा यहाँ तक हो गया 1 नंबर, दूसरा हो गया लुब्रिकेशन द सील 2 नंबर, और तीसरा हो गया फ्लशिंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द सिस्टम, ये हो गया 3 नंबर। टोटल 3 फंक्शन है इसके सील वाटर सर्विस के। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि सील वाटर सर्विस के टोटल कितने फंक्शन है। तो टोटल 3 फंक्शन है, यहाँ लिखा हुआ भी है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सील वाटर परफॉर्म्स हाउ मेनी फंक्शंस। सील वाटर कितने कार्य करता है। तो टोटल कितने कार्य करता है, 3 फंक्शन है हमारे सील वाटर के। कौन कौन है, सील वाटर सर्व्स 3 फंक्शन कौन है, कूलिंग द सील्स एंड सॉफ्ट 1 फंक्शन हो गया, लुब्रिकेटिंग द सील्स 2 फंक्शन हो गया, और फ्लशिंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द सिस्टम्स ये हो गया 3 फंक्शन, 2 और ये हो गया 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये हमारे VVI है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। कह रहा पंप्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेन क्लासेस। पंप को मुख्यतः रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो मुख्यतः रूप से इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, और इस 2 का जो टाइप होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा श्रेणी है इसका। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए द टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ पंप्स, क्लासेज ऑफ पंप्स दिया हुआ है। ऑल पंप्स आर क्लासिफाइड इन 2 मेजर क्लासेस। कितने क्लास में कन्वर्ट किया गया है, 2 मेजर क्लास। कौन कौन सा क्लास है, पहला है काइनेटिक एनर्जी क्लास और दूसरा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यही 2 प्रकार के क्लास हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सा पंप्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आता है काइनेटिक एनर्जी में, जेट पंप्स आता है काइनेटिक एनर्जी में, और एयरलिफ्ट पंप आता है काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल में। फिर बी में आते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें रोटरी पंप्स आता है इसी में, प्रिस्टेटिक पंप्स आता है इसी में, और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ये 3 पंप आते हैं हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स किन पंप का उदाहरण है, काइनेटिक एनर्जी पंप का उदाहरण है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण है, कि दोनों का उदाहरण है, कि दोनों में से किसी का उदाहरण नहीं है। तो हमें ये याद रहेगा तभी मार पाएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार रेसिप्रोकेटिंग पंप किसका एग्जाम्पल है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न किस टाइप से पूछता है। देखिए एक प्रश्न हमारा है उसी प्रकार का, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बिलोंग्स टू व्हिच क्लासेस। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स किस वर्ग में आता है। ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मैनुअल पंप्स, हाइड्रोलिक पंप्स। तो अभी हम लोगों ने देखे थे दोस्तों, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो है हमारा वो किस में आता है, काइनेटिक एनर्जी में आता है। काइनेटिक एनर्जी जो क्लासिफिकेशन है पंप्स का हमारा उसमें आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, काइनेटिक एनर्जी पंप्स में ये होगा। आगे देखते हैं, जेट पंप्स कम्स अंडर विच कैटेगरी। जेट पंप्स किस कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं जेट पंप हमारा कहाँ है, देखिए जेट पंप है हमारा काइनेटिक एनर्जी पंप में। तो आंसर हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण है या उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में 3 प्रकार के पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जेट पंप्स और एयरलिफ्ट पंप। ये 3 ही पंप आते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और ये तीनों का काइनेटिक एनर्जी का ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है।
अगला प्रश्न है हमारा, रोटरी पंप्स बिलोंग्स टू विच क्लासेस। रोटरी पंप किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों रोटरी पंप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वर्ग में आता है। कहाँ लिखा हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए हमारा ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का नीचे उदाहरण रोटरी पंप्स, प्रिस्टेटिक पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हमारा 3 पंप हो गया और पूछा था किसके बारे में? अभी पूछ रहा था अभी हमारे रोटरी पंप के बारे में। तो रोटरी पंप हमारा ये है, यानी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये 2 नंबर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण है, यानी आंसर हो जाएगा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 2 नंबर सही आंसर। अगला क्या प्रश्न है? पेरिस्टॉल्टिक पंप इज अ टाइप ऑफ। पेरिस्टॉल्टिक पंप किस प्रकार का पंप है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए पेरिस्टॉल्टिक पंप आ रहा था किसमें? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के उदाहरण में आ रहा था। कहाँ आ रहा था देखते हैं चार्ट में। पारा नंबर 526 में दिया हुआ था, पारा नंबर 526 का पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में है हमारा पेरिस्टॉल्टिक पंप्स। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के उदाहरण में होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये 3 नंबर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण है। अब बताइए दोस्तों, बिना देखे हुए बताइए, एयरलिफ्ट पंप कम्स अंडर। एयरलिफ्ट पंप किस कैटेगरी में आता है? याद कीजिए, एयरलिफ्ट पंप आता है काइनेटिक एनर्जी पंप्स के उदाहरण है, क्योंकि एयरलिफ्ट देखिए कहाँ आ रहा है? एयरलिफ्ट आ रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी पंप्स में आ रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सा है? 3 गो है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जेट पंप्स और एयरलिफ्ट पंप। 3 उदाहरण है। तो हमारा एयरलिफ्ट पंप आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी VFD कंट्रोल पंप्स स्पीड बाई। हिंदी में समझते हैं इसको। VFD पंप की गति को किस प्रकार नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टू मोटर्स। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 526 का पॉइंट नंबर 2 में आइए, देखिए लिखा हुआ है, ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD is an electronic controller that adjusts the speed of an electric motor by modulating the power being delivered. Variable frequency drive after continuous control by the matching motor's speed to the specific demand of the work being done. आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मॉड्यूलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टू द मोटर। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर इनटेक पंपिंग एंड क्लियर वाटर पंपिंग विच पंप स्पीड इज प्रीफर्ड। हिंदी में समझते हैं इसको। इनटेक पंपिंग और स्वच्छ जल पंपिंग के लिए कौन सी गति पसंद की जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट स्पीड की गति पसंद की जाती है। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 526 में पॉइंट नंबर 2 में आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फॉर इनटेक पंपिंग एंड क्लियर वाटर पंपिंग कांस्टेंट स्पीड पंप शैल बी प्रिफर्ड। कैसा पंप चाहिए आपको? कांस्टेंट स्पीड पंप आपको प्रिफर्ड करना चाहिए इनटेक पंपिंग के लिए या क्लियर वाटर पंपिंग के लिए। अगला प्रश्न हमारा, जो पंप बिना बेल्ट के सीधे ड्राइव से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पंप्स कपल्ड डायरेक्टली टू द ड्राइव विदाउट बेल्ट्स आर कॉल्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा उस प्रकार के पंप को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड कपल्ड पंप। कहाँ लिखा हुआ है? आइए पारा नंबर 526 का पॉइंट नंबर 3 में पढ़ते हैं। सम पंप्स आर कपल्ड टू द ड्राइवर्स डायरेक्टली थ्रू द फ्लेक्सिबल कपलिंग्स और आर क्लोज्ड कपल्ड और आर डिस्टेंटली ड्रिवन थ्रू अ बेल्ट एंड पुल्ली अरेंजमेंट, समटाइम्स विद द गियरिंग अरेंजमेंट और इवन विद द वेरिएबल स्पीड अरेंजमेंट। तो हमारा क्लियर हो गया कि आंसर हो जाएगा क्लोज्ड कपल्ड पंप। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विच पंप्स इज डिफ्यूजर वेन्स अराउंड द इम्पेलर्स। कौन सा पंप इम्पेलर के चारों ओर डिफ्यूजर वेन्स का उपयोग करता है? तो हो जाएगा हमारा टरबाइन पंप है जो डिफ्यूजर वेन्स का उपयोग करता है। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 526 का ए में। टरबाइन पंप एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है, इन ए टरबाइन पंप
द इम्पेलर इज सराउंडेड बाई डिफ्यूजर वेन्स that provide gradually enlarging passage in which the velocity of water leaving the impellers is reduced। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। कौन सा पाइप है? टरबाइन पंप है हमारा, जो क्या करता है, इम्पेलर के चारों ओर सराउंडेड होता है फॉर द डिफ्यूजर वेंस के लिए। तो चलिए क्लियर हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर्स। अगला प्रश्न है हमारा, वॉल्यूट पम्प्स डिफर फ्रॉम द टर्बाइन पम्प्स बिकॉज दे डू नॉट हैव। हिंदी में समझते हैं इसको। वॉल्यूट पंप टर्बाइन पंप से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, यानी कौन ऐसा चीज़ लगा होता है जो एक दूसरे से भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा डिफ्यूजर वेन्स लगा होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है द वॉल्यूट पंप डिफर फ्रॉम टर्बाइन पंप, ठीक है, इन दैट देयर आर नो डिफ्यूजर वेन्स। क्लियर लिखा हुआ है। क्या होता है उसमें? डिफ्यूजर वेन्स नहीं होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टरबाइन जो पाइप है, पंप है, टरबाइन पंप में क्या होता है, डिफ्यूजर वेन्स का उपयोग होता है, और वॉल्यूट पंप में डिफ्यूजर वेन्स का उपयोग नहीं होता, इसलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फॉर लार्ज कैपेसिटी एंड लो ऑब्लिक मीडियम हेड विच पंप्स डिजाइन इज प्रिफर्ड। अधिक क्षमता और कम या मध्य हेड के लिए कौन सा पंप डिजाइन उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों वॉल्यूट डिजाइन सबसे इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। हमारा मैनुअल में भी लिखा हुआ है पारा नंबर 526 का बी में वॉल्यूट पंप के बारे में, और यहाँ पढ़ते हैं द चॉइस बिटवीन टरबाइन एंड वॉल्यूट पंप्स। ठीक है, यानी दोनों के चॉइस के बारे में पूछ रहा है कि दोनों क्यों अलग है एक दूसरे से। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ यूजेस, ठीक है। ऑर्डिनरी द वॉल्यूट डिजाइन इज प्रिफर्ड फॉर लार्ज कैपेसिटी लो ऑब्लिक डाउन हेड एप्लीकेशंस वेयर एज टरबाइन डिजाइन इज डिजायरेबल वेयर हाई हेड आर इन्वॉल्व। क्लियर हो गया। प्रश्न है हमारा, रेडियल फ्लो पंप में पानी इम्पेलर में कैसे प्रवेश करता है? इंग्लिश में समझते हैं इसको। इन रेडियल फ्लो पंप्स वाटर इंटर द इम्पेलर्स। तो ये इंटर करता है, एक्सियली इंटर करता है उसमें। कैसे? एक्सियली। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए रेडियल फ्लो पंप्स में हमारा लिखा हुआ है इन रेडियल फ्लो पंप्स प्रेशर इज डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डेवलप किया जाता है पानी को। द वाटर नॉर्मली इंटर्स द इम्पेलर्स हैव एक्सियली। कैसे करता है? एक्सियली इंटर करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सियली फ्लो पंप्स आर ऑल्सो नोन एज। एक्सियल फ्लो पंप को और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग जानते हैं प्रोपेलर पंप्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 526 का ई में एक्सियल फ्लो पंप्स एक टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सियल पंप्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोपेलर पंप्स। एकदम एक लाइन में लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोपेलर पंप्स। अगला प्रश्न है हमारा, वर्टिकल टरबाइन यानी VT पंप्स कन्वे वाटर टू सरफेस थ्रो। वर्टिकल टरबाइन पंप पानी को सतह तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉलम असेंबली के थ्रू पानी पहुंचाते हैं, जो हमारा VT है यानी वर्टिकल टरबाइन पंप है वो। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर देखिए 526 में पॉइंट नंबर F एक वर्टिकल टरबाइन पंप्स का वो है, पॉइंट है, टर्म है, जिसमें लिखा हुआ है द इम्पेलर्स आर माउंटेड ऑन द इम्पेलर सॉफ्ट along with diffusers houses in below assembly. The impeller shaft is connected to the vertical line shaft that is housed in the column assembly which convey the pumped water to the surface. यानी हमारा किससे निकलता है? कॉलम असेंबली के थ्रू क्या करता है वो वाटर को पानी के सतह तक पहुंचाते हैं। कह रहा है सोलर पंप्स मस्ट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन इशूड बाय। सोलर पंप को किस संस्था के विनिर्देशों का अनुसार होना चाहिए? यानी सोलर पंप किस संस्था के स्पेसिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए? तो ये है हमारा पारा नंबर 526 में दिया हुआ है
जी एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है सोलर पंप्स। क्या कह रहा है सोलर पंप्स में? कह रहा है द सोलर पंप्स शैल कन्फर्म टू अ स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है मिनिस्ट्री, न्यू दिल्ली इसका वो है, और ये हमारा लेटर नंबर है जिसके थ्रू ये स्पेसिफिकेशन निकाला गया था। 32/5/2021 को एसपीबी डिविजन्स डेटेड 8 जून 2021 और गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एयरलिफ्ट पंप आर जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर कैपेसिटी मोर देन। एयरलिफ्ट पंप का सामान्यतः किस क्षमता से अधिक के लिए अनुशंसित नहीं होते हैं? तो ये दोस्तों 35,000 LPH से ज़्यादा के लिए नहीं होते हैं। LPH का मतलब होता है लीटर पर घंटा। तो कहाँ दिया हुआ है? देखिए हमारा लिखा हुआ है एयरलिफ्टेड पंप के लिए देयर efficiency is however low and should not be normally be used for capacity in excess of 35,000 लीटर पर आवर, यानी 35 LPH। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबमर्सिबल पंप कंसिस्ट ऑफ। सबमर्सिबल पंप किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप सबमर्ज्ड इन वाटर से बने होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 526 में लिखा हुआ है सबमर्सिबल पंप इज सुटेबल फॉर कंपैरेटिवली अ स्मॉलर इंस्टॉलेशंस। इट कंसिस्ट of an electric motor and pump both submerged in waters. The vertical and a spinning shaft is dispensed with the water being pumped through a vertical pipe. तो आंसर हो गया हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप। अगला प्रश्न है, पंप्स शुड बी सिलेक्टेड टू ऑपरेट मोस्ट इफिशिएंटली एट। हिंदी में समझते हैं इसको। पंपों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे किस पर सबसे अधिक दक्ष हो। तो आंसर हो जाएगा रेटेड लोड पे सबसे अधिक दक्ष होना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 526 का ई में आइए पढ़ते हैं। पंपिंग यूनिट शुड बी सिलेक्टेड दैट दे शुड बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली एट रेटेड लोड। ठीक है, अगला लाइन में भी इस चीज़ को और क्लियर कर दिया है, एज द यूनिट आर ऑपरेटेड मोस्ट एफिशिएंटली एट द रेटेड लोड। अगला प्रश्न है हमारा, पंपिंग कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड। पंपिंग क्षमता किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये हमारा एल्ड ऑफ सोर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐसे भी समझने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 526 के एफ में लिखा हुआ है पंपिंग कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड द एल्ड ऑफ सोर्स। क्लियर हो गया? एक लाइन में लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ पंप इज फाइनलाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन। पंप के डिजाइन और चयन को किस विभाग द्वारा परामर्श से अंतिम किया जाता है यानी फाइनलाइज्ड किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही पंप वगैरह का पूरा फाइनलाइजेशन होता है, डिजाइन का भी और सिलेक्शन का भी। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 526 का जी में दिया हुआ है द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ पंप शैल बी फाइनलाइज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक लाइन में लिखा हुआ दोस्तों कि डिजाइन का भी और पंप का सिलेक्शन भी दोनों कौन फाइनलाइज करता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फाइनलाइज होती है। उसमें एक लाइन और अच्छी बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है इन कंसल्टेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पर आपको संपर्क साधना है किस डिपार्टमेंट से? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संपर्क करना है, कंसल्टेशन लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट एक्सेप्टेड एट द सी लेवल। समुद्र तल पर अधिकतम सेक्शन लिफ्ट लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है लगभग 7 मीटर होता है, लगभग 7 मीटर। कहाँ दिया हुआ है? देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको लिखा हुआ है 527 नंबर पारा में पंप इंस्टॉलेशन में द सक्शन लिफ्ट विच शुड बी मेड एज लो एज पॉसिबल द ग्रेटेस्ट
सक्शन लिफ्ट दैट मे बी एक्सपेक्टेड एट द सी लेवल इज अबाउट 7 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ शुड ए सक्शन पाइप बी लेड। सक्शन पाइप को किस प्रकार बिछाया जाता है। दोस्तों इसको बिछाया जाता है एयर टाइट विथ मिनिमम बेंड होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए सक्शन पाइप को। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 527 का 3 में लिखा हुआ है, द सक्शन पाइप शुड बी एयर टाइट लेड विथ फ्यू बेंड्स। एक तो एयर टाइट होना चाहिए और लेड में ये बिछाना है फ्यू बेंड्स, मुड़ा हुआ जितना हो सके कम हो, एज पॉसिबल्स, फ्यू बेंड्स एज पॉसिबल्स। कह रहा है हमारा प्रश्न, विच वाल्व शुड बी प्रोवाइडेड नियर द पंप। पंप के पास कौन सा वाल्व लगाया जाना चाहिए। तो पंप के पास जो हम लोग वाल्व लगाते हैं वो होता है नॉन रिटर्न, जिसको रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं, यानी नॉन रिटर्न वाल्व आपको लगाना है। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 527 के पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, नियर द पंप ए नॉन रिटर्न यानी रिफ्लक्स वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व, जिसको स्ल्यूस और बटरफ्लाई वाल्व भी कहते हैं, शुड बी प्रोवाइडेड। यानी कैसा लगाना है आपको, नॉन रिटर्न और यानी रिफ्लेक्स वाल्व आपको लगाना है नियर द पंप। एक लाइन और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं, द नॉन रिटर्न वाल्व शुड बी बिटवीन द पंप्स एंड द डिलीवरी वाल्व्स। नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ किसके बीच होगा, पंप और डिलीवरी वाल्व के बीच में होगा। द साइज ऑफ द वाल्व शुड बी मैच द साइज ऑफ पाइप। बल्ब का साइज वही होना चाहिए जो पाइप का साइज होगा, वही वाल्व का भी साइज होगा। तो 2 पॉइंट्स हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिला। एक पॉइंट्स तो मिला कि वो नॉन रिटर्न्स वाल्व कहाँ होना चाहिए, बिटवीन द पंप्स एंड डिलीवरी वाल्व्स के बीच होना चाहिए, और जो वाल्व का साइज होगा वो पाइप के साइज के इक्वल होगा। और ये नियर पंप कौन सा बल्ब लगेगा, नॉन रिटर्न्स बल्ब लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो बना रहे हैं आज हम 3 तारीख को, और 3 तारीख को हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट भी हो रहा है। 3 फरवरी 2026 ट्यूसडे को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट हो रहा है। एप्लीकेशन LDC क्रैकर ऐप पे आप वहाँ पर जाकर के इसको टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा हमारा 5/2/2026 को यानी थर्सडे को जो टेस्ट होने वाला है वो GCC पार्ट 2 का टेस्ट होने वाला है। GCC पार्ट 1 का टेस्ट ऑलरेडी 29 तारीख को हो चुका है। जो लोग नहीं दिए हैं एप्लीकेशन पर जाकर के दे सकते हैं, अभी वो अवेलेबल है। फिर हमारा 7 फरवरी को जो टेस्ट होने वाला है वो वर्ष का चैप्टर 2 टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल NAIR बेस्ड प्रश्न रहेगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। दूसरा टेस्ट का जो मेन खासियत है दोस्तों, हर एक प्रश्न का जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा वो रेफरेंस के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो प्रश्न को कहाँ से लिया गया है, किस पारा से लिया गया है और उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। दूसरा रेफरेंस जो हम दे रहे हैं वो लेटेस्ट मैनुअल से देंगे आपको, यानी वर्ष का जो लेटेस्ट मैनुअल जारी हुआ है 28/11/2025 को, इससे रेफरेंस मिलेगा। और GCC का अभी तक करेक्शन स्लिप 10 आ गई है, तो 10 तक जो भी अपडेट है हमारा वो GCC पार्ट 2 में डाला हुआ है। GCC पार्ट 1 का भी जो टेस्ट हुआ वो लेटेस्ट हमारा GCC जो करेक्शन स्लिप 10 तक था उससे हुआ। नहीं दिए हैं तो आप जाकर के दे सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट का शेड्यूल था। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं या करेक्शन अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।